दोस्तों, मैं आज एक ऐसी कहानी लाया हूं जो शायद आप लोगों को मेरी सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन में से एक लग सकती है, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखकर अंत तक जरूर देखना। मेरे पिताजी कहा करते थे कि डर, भय, फियर प्रकृति के उन प्राणियों की तरह है जिन्हें मनुष्य अपने वश में कर सकता है, जिन पर काबू पा सकता है। सिर्फ एक भेड़िए को छोड़कर जो कभी किसी का पालतू नहीं हो सकता, ऊपर से वो डर को सूंघ लेता है। पिताजी मुझे हमेशा डर से लड़ने के लिए ट्रेन किया करते थे। कहते थे डर छोटा या बड़ा भी हो सकता है, पर जरूरी ये होता है कि हम उसका सामना कितनी बहादुरी से करते हैं। जिसमें वो मुझे रात के 12-12, 1-1 बजे शमशान घाट में अकेला छोड़ दिया करते थे, और तो और वो मुझे पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर पानी में जंप करने के लिए कहते थे, जो बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। तो मैं उन्हें छोड़कर भाग आया। जिसके बाद 25 साल बीत जाते हैं और गोडेलाल गंडवा बड़ा हो जाता है, जिससे कोई भी लड़की अगर शादी के लिए पूछती है तो वो उससे तुरंत ही ब्रेकअप कर लेता था। जो हर हफ्ते नई नई लड़की के साथ नए नए तरीके से मजे लेता था, उनसे प्यार का नाटक करता था, कहता था तू मेरी जान है, जाने जिगर है, जाने जहान है। जो सब ऐसे ही लगभग और 20 महीनों तक चलता रहता है। लेकिन फिर एक दिन कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। वो दरवाजा खोलता है तो सामने खड़ी थी विशुद्ध गुंडागर्दी नाम की एक महिला, जिससे वो पूछता है बताइए क्या काम है आपको। जो सुनकर वो चौंक कर लट हो जाती है कि इस भीड़ के लिमिंड ने तो मुझे पहचाना ही नहीं। कहती है साले, आज से 1.5 साल पहले मैं तेरा पहला और आखिरी प्यार थी, तेरे जिगर की छल्ली थी। जो सुनकर वो कहता है अच्छा तू है, पहचान लिया, जबकि साले ने अब तक नहीं पहचाना था। पूछता है ये बच्चा क्या तुम्हारा है, शादी हो गई क्या तुम्हारी। विशुद्ध गुंडागर्दी कहती है नहीं बे बिवली गिंड, ये बच्ची तेरी है। जो सुनकर गोडेलाल की भयंकर वाली फट जाती है। कहता है देख मैं बच्चे पैदा करना नहीं चाहता। गुंडागर्दी पूछती है ये बता तेरे पास $10 है क्या, मुझे टैक्सी वाले को भाड़ा देना है। जिसको वो फटाफट $10 देता है। गुंडागर्दी कहती है ले मैगी को पकड़, मैं अभी आई। जिसको लेकर वो जैसे ही पलटता है, उसकी दोनों आइटम दूर खड़ी उसे देख रही थी, जिनको वो मैगी की देखभाल करने के लिए दे देता है। एक पूछती है ये बता वो कितनी देर में आएगी। गोडेलाल कहता है अभी आने ही वाली होगी, टैक्सी का भाड़ा देने गई है। जो सुनते ही वो समझ जाती है कि क्या हुआ होगा, जिस पर वो मैगी को फटाफट उसके हाथ में थमाती है और कहती है हमारे पिछवाड़े में घाव हो गया है, हमें डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए हम चली। जिनके जाने के बाद गोडेलाल मैगी का डायपर बदलवाने के लिए अपनी दोस्त कटी पतंग के पास पहुंचता है, जो उसका डायपर बदलती है और कहती है तुझे इस बच्चे को अपने पास रख लेना चाहिए। गोडेलाल कहता है अबे यार तू कैसी बात कर रही है, मैं क्या करूंगा इसको अपने पास रखकर, साली मेरी सारी आजादी छिन जाएगी, यहाँ तक कि मुझे नौकरी भी करनी पड़ सकती है, मुझे इसे खाना भी खिलाना होगा, स्कूल भी भेजना होगा, और फिर जब ये बड़ी हो जाएगी तब ये मुझसे मेरी कार भी मांगेगी, और जब इसका बॉयफ्रेंड इस पर हाथ उठाएगा तो मुझे उसे पीटना भी पड़ेगा, फिर मुझे इसकी शादी भी करवानी पड़ेगी और दहेज भी देना पड़ेगा। सच बताऊं तो भाई मेरा तेल निकल जाएगा, मुझसे ना हो पाएगा ये सब। कटी पतंग कहती है अगर मैगी की मम्मी तेरी सेटिंग थी तो जरूर तेरे घर पर उसका कुछ ना कुछ मिलेगा। जिसमें वो गोडेलाल के पुराने सामान को उठाकर चेक करने लगती है, जहां उन्हें विशुद्ध गुंडागर्दी का आज से 1.5 साल पहले भेजा हुआ लेटर मिलता है, जिसको गोडेलाल ने आज तक खोलकर भी नहीं देखा था। वो लेटर में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसका कोई फोन नंबर वगैरह या कोई एड्रेस वगैरह मिल जाए, पर उन्हें बैंगन भी नहीं मिलता, सिर्फ इस फोटो को छोड़कर। जिस फोटो को वो गहराई से और ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पीछे कैलिफोर्निया हिल्स होटल की ब्रांडिंग दिखती है, जहां वो जुम्बा क्लासेस दिया करती थी। आगे वो होटल का आता पता ठिकाना जानने के लिए गूगल सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो होटल तो लॉस एंजलिस में है। गोडेलाल गंडवा कहता है अरे यार हो गई ना समस्या, मुझे साली इंग्लिश तो आती ही नहीं, मैं साला भला वहां तक कैसे पहुंचूंगा। कटी पतंग कहती है बेलोड़ू तुझे कुछ नहीं करना, बस हवाई जहाज पकड़ और निकल जा। अब ये मत बोल दियो कि तुझे ऊंचाई से डर लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं हवाई जहाज लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरती है, लेकिन अपना खिलाड़ी तो पैदल ही उस तरफ जा रहा था। जिसमें वो मैगी से कहता है मैं सच बता रहा हूँ, मुझे हवाई जहाज से डर नहीं लगता, मैं तो बस पैदल इसलिए जा रहा हूँ ताकि हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाए और पैसे भी बच जाएंगे, उसका तो क्या ही कहना। अब सुन, अगर मैं तुझे तेरी माँ को वापस लौटा दूं तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे पगली। इतने में एक ट्रक वाला जो लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा था उसे लिफ्ट दे देता है। अब गोडेलाल गंडवा के पास दूसरे देश में घुसने के लिए वीजा नहीं था तो ट्रक वाला उसे बाकी के लफंडरों के साथ ट्रक में पीछे छुपा देता है, जो ऐसे ही चोरी छुपके बिना वीजा के एक देश से दूसरे देश जाया करते थे। गोडेलाल गंडवा वहां से सीधा उस होटल में पहुंचता है जहां विशुद्ध गुंडागर्दी काम करती थी। चौकीदार फोटो देखता है और कहता है ये अब यहाँ काम नहीं करती, वो अपने बच्चे के पिता की तलाश में मैक्सिको चली गई। अगर तू चाहे तो मैं तुझे उसका फोन नंबर दे सकता हूँ, बता चाहिए क्या।
अब गोडेलाल गंडवा को उतनी ही इंग्लिश आती थी जितनी उस चौकीदार को स्पेनिश आती थी, इसीलिए वो बावली गिंडो की तरह हाँ 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 करता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन चौकीदार उसे घुसने नहीं देता और वहां से भगा देता है। जो चोरी चुपके होटल के लॉन्ड्री रूम से अंदर घुसता है और बच्ची को वहीं बकेट में सुलाकर उसकी माँ का पता निकालने की मुहिम पर लग जाता है, जिसमें उसे ये रूम सर्विस वाली मिलती है जिसको वो विशुद्ध गुंडागर्दी की फोटो दिखाता है। तो वो कहती है ये यहाँ जुम्बा क्लास दिया करती थी, वो भी सिर्फ तब तक जब तक कि ये किसी प्रेसिडेंशियल स्वीट वाले गेस्ट के साथ लपालप करती हुई नहीं पकड़ी गई थी। जिसके बाद होटल के मैनेजर ने उसको गेंद पर लात मारकर यहाँ से भगा दिया था। अब गोडेलाल को इंग्लिश तो आती नहीं थी, इसीलिए बस उसे प्रेसिडेंशियल स्वीट समझ में आता है, जिस पर वो ऐसे ही किसी गेस्ट के रूम में पहुंचता है और उसे विशुद्ध गुंडागर्दी की फोटो दिखाता है, जो कि एक मूवी डायरेक्टर था और फोन पर लगा हुआ था। कहता है बिहिंचो मजाक चल रहा है क्या यहाँ, मुझे एक स्टंटमैन चाहिए, ये तुम लोगों ने किस लड़की की फोटो भेज दी मेरे पास। तभी गोडेलाल नीचे देखता है कि मैगी नींद से उठ चुकी है और पूल की तरफ बढ़ रही है, जिसको वो उसके नाम से पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन साला झंडू उसका नाम ही भूल गया था। कहता है ओए छुटकू रुक जा, ओए कीरकाट रुक जा, ओए पानी के मेंढक रुक जा, जो उसकी एक नहीं सुनती और पानी में जा गिरती है, जिसको बचाने के लिए गोडेलाल रेलिंग के बाहर की तरफ लटकता है और आओ देखता है ना ताओ सीधा 10वीं मंजिल से पूल में कूद जाता है, जबकि उसको ऊंचाई से बहुत डर लगता था। खैर वो मैगी को बचा लेता है। डायरेक्टर उससे स्पेनिश में कहता है तू एक बहुत बढ़िया स्टंटमैन हो सकता है क्योंकि तू बहुत बहादुर है, तो बता क्या मेरे लिए काम करेगा। वो कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस बच्ची की माँ को ढूंढना है और वापस अपने घर मैक्सिको जाना है। डायरेक्टर कहता है देख अगर बॉर्डर क्रॉस करते वक्त तू पकड़ा गया तो वो लोग तुझे उठाकर जेल में डाल देंगे और इस बच्ची को उठाकर अनाथ आश्रम में डाल देंगे, इसीलिए तू यहीं रह, मैं तुझे एक बढ़िया स्टंटमैन की नौकरी दूंगा जिसमें तुझे $10,000 प्रति माह कमाने का मौका मिलेगा। जो रकम जो ऑफर सचमुच बहुत अच्छा था, तो गोडेलाल गंडवा मान जाता है। जिसके बाद 1 साल बीत जाता है जिसमें वो इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है पर बात नहीं बनती। फिर 2 साल बीत जाते हैं जिसमें वो मैगी को पोटी करना सिखाता है पर वो बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहती थी। आगे मैगी 3 साल की हो जाती है जिसने सारी दीवारों को कलर चला कर रंग दिया था। गोडेलाल कहता है अरे मेरी जान तू ये क्या कर रही है, तूने सारी दीवारों पर कलर क्यों किया, कलर करने के लिए मैंने तुझे नोटबुक दी थी ना, तो फिर तूने दीवारों पर कलर क्यों किया। जो सुनकर छुटकी सुबक सुबक कर रोने लगती है, जिसको वो चुप करवाता है और फ्रिज पर की हुई उसकी कलाकारी देखता है, जो देखकर गोडेलाल भावुक हो जाता है और उसे एक प्यारी सी पप्पी देता है। जिसके बाद वो 4 साल की हो जाती है, जो केक को गोडेलाल के मुंह पर ही देकर मारती है। फिर वो जल्द ही 5 साल की हो जाती है जिसमें गोडेलाल उसे अलग अलग तरीके से एंटरटेन करने की कोशिश करता रहता है। आगे मैगी 6 साल की हो जाती है जिसमें वो उसे फुटबॉल खेलना सिखाता है और फिर वो जल्द ही 7 की भी हो जाती है। कहती है पापा आप हमेशा स्टंट करने से पहले टट्टी करने क्यों आते हो, लुप लुप करती है क्या आपकी। गोडेलाल कहता है अरे पगली मैं यहाँ ध्यान केंद्रित करने आता हूँ ताकि मेरा पूरा फोकस स्टंट पर रहे। वो कहती है तो फिर पापा आप अपने दिमाग का यूज क्यों नहीं करते ध्यान केंद्रित करने के लिए। इतने में डायरेक्टर वहां आ जाता है, कहता है अबे साले कितना हगेगा, चल फटाफट सेट रेडी है। जहां उसको मूवी के एक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है क्योंकि एक्टर इस तरह के स्टंट करने का रिस्क नहीं ले सकते। को डायरेक्टर एक्शन बोलती है, जो बोलते ही उसे गुलेल की सहायता से दीवार में फेंक के मार दिया जाता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। को डायरेक्टर दौड़कर आती है और कहती है भड़वे तूने बहुत अच्छा किया, बस अगली बार ध्यान रखना जब तू दीवार से टकराए तो तू डरा हुआ ना लगे। जिसके बाद उसे दे धड़ाधड़ अनगिनत बार दीवार में फेंक के मारा जाता है, पर साला हर बार डरपोक ही दिख रहा था। लेकिन तभी एक ऐसा शॉट मिलता है जो कि बिल्कुल ही परफेक्ट था, जिसमें उसका सर अच्छे से दीवार से टकराया था। मूवी की सपोर्ट टीम फटाफट दौड़कर उसके पास पहुंचती है और एम्बुलेंस की डिमांड करती है। मैगी भी वहां आती है, कहती है रुक जाओ नालायको, पहले मुझे तो ट्राई करने दो। जिसमें वो एक लॉकेट को उस पर घुमाते हुए मंत्र फूकती है, आलतू जलालतू जॉन सीना को पछाड़ तू, आलतू जलालतू जॉन सीना को पछाड़ तू। जिस पर वो अचानक से मैगी को डराते हुए उठता है, जिससे मैगी खुश हो जाती है कि चलो इसकी फिर से जान बच गई, और सारे क्रू मेंबर्स उसके लिए तालियां बजाते हैं। जिसके बाद दोनों बाप बेटी जब घर की तरफ जा रहे थे तब मैगी उससे कहती है पापा मुझे है ना बड़े होकर आपके जैसा बनना है। वो पूछता है क्या तुझे स्टंटमैन बनना है। मैगी कहती है नहीं पगलू, मुझे आपकी तरह अमर बनना है। आगे जब वो लिफ्ट में होते हैं तो एक लेडी वहां दौड़ती हुई आती है और उससे पूछती है तो कब आ रहा है तू मेरे बाथरूम का पाइप चेक करने, क्योंकि वो फिर से चौक हो गया है। गोडेलाल कहता है अभी नहीं, बाद में आऊंगा बाद में। जिसके बाद वो अपने फ्लोर पर उतर जाती है। मैगी कहती है पापा उस लेडी के पाइप में हमेशा कुछ ना कुछ फंसा रहता है, आप एक बार अच्छे से मरम्मत कराओ ना उसकी, कैसे प्लम्बर हो यार आप। आगे वो अपने अपार्टमेंट
अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहां हम देखते हैं गोडेलाल ने मैगी के लिए बहुत सारे महंगे महंगे खिलौने खरीद रखे हैं। जितने खिलौने तो मैंने, मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, परदादा ने, सड़दादा ने कभी इकट्ठे नहीं देखे होंगे, जिनसे वो अपनी बेटी के साथ थका होने के बावजूद भी बड़े मजे से खेलता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में बस अब एक वही तो थी जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। आगे सोने से पहले वो रिसीव हुई चिट्ठियों में से एक चिट्ठी अपनी तरफ से मिक्स कर देता है और कहता है, देख बेटा किसकी चिट्ठी आई है, तेरी मम्मी की। जिस पर वो खुशी से उस चिट्ठी को लेकर अपने रूम में भाग जाती है, जिसमें गोडेलाल ने मैगी की मम्मी की तरफ से लिख रखा था कि बेटा मैं दुनिया को बचाने में बिजी हूँ, इसीलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मुझे हमेशा देश विदेश घूमना पड़ता है, लोगों को भूकंप से, सुनामी से बचाना पड़ता है। और हाँ, मैं बैटमैन से भी मिली जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे बेटा तेरी बहुत याद आती है, पर मुझे इस बात से भी बहुत खुशी मिलती है कि तू बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। बोले तो तू तेरे पापा के पास है, जो कि बहुत ही प्यारे हैं, बुद्धिमान है, तुझे बहुत सारा प्यार करते हैं। जिसमें हरामी गोडेलाल ने यह भी लिख दिया था कि अपने पापा को बोलना कि वो पड़ोसन वाली आंटी की प्लम्बर बनकर मदद करता रहे। जिस मनगढ़ंत लेटर को पढ़ने के बाद दोनों बाप बेटी वहीं सो जाते हैं। अगले दिन गोडेलाल उसे स्कूल छोड़ने जाता है, जहां क्लासरूम में बच्चे मैगी का बहुत मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वो अपने पापा की कहानियां उन्हें सुनाया करती थी कि कैसे मेरी मम्मी दुनिया जहान को बचाती हुई घूमती फिरती है। कहती है, ये जो पनीर का टुकड़ा है ना, ये असल में पनीर का टुकड़ा नहीं है, ये चांद का टुकड़ा है जो मेरी माँ चांद से उस वक्त लेकर आई थी जब वो चांद को डिस्ट्रॉय होने से बचाने गई थी। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अच्छा तेरा पापा सुपरमैन है, मम्मी तेरी नासा में काम करती है और दादा तेरा जॉनी ब्रावो है। वो कहती है, हाँ मेरे दादाजी सच में जॉनी ब्रावो है। उधर प्रिंसिपल गोडेलाल से कहती है, भाई अपनी बेटी को इतनी काल्पनिक कहानियां मत सुनाया कर, क्योंकि असल दुनिया में सुपर हीरो डिज्नीलैंड जैसी कोई चीज नहीं होती। जिससे हम ये समझ पाते हैं कि गोडेलाल काफी लंबे समय से उसे ये कहानियां भरे लेटर देता आ रहा था, ताकि वो अपनी माँ विशुद्ध गुंडागर्दी को मिस ना करे। आगे वो डॉक्टर से मिलने जाता है, जो उससे कहता है, भाई हमने पूरी कोशिश की पर इलाज काम नहीं आया। गोडेलाल पूछता है, कितना समय है? डॉक्टर कहता है, ज्यादा नहीं है, सॉरी भाई। जो सुनकर गोडेलाल का मुंह लटक जाता है कि अब वो क्या करेगा। आगे एक दिन जब वो मैगी के साथ मेला देखने जाता है, तब वो कहती है, पापा मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा और दादाजी को भी कभी नहीं देखा, एक बार बस मुझे मम्मी से मिलवा दो। जिस पर वो डायरेक्टर से कहता है, अरे यार मेरी मदद कर भाई, मुझे एक फर्जी मम्मी की तलाश है, प्लीज यार कोई लड़की ढूंढवा दे यार। जिस पर डायरेक्टर पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वो वहां लड़कियों की लाइन लगवा देता है। कहता है, मुझे एक्टिंग करके दिखाओ जैसे कि तुम 7 साल बाद अपनी बेटी से मिल रही हो। अब वो लड़कियां ठहरी बड़े बड़े एक्टरों की सपोर्ट डांसर, जिनको सिर्फ गानों पर कुल्ले मटकाने आते थे, इसीलिए उनमें से कोई भी ढंग की एक्टिंग नहीं कर पाती। डायरेक्टर गोडेलाल से कहता है, मेरी बात मान भाई, मैगी को ये बता दे कि उसकी मम्मी अफगानिस्तान में मिशन पर गई हुई है, जो वहां से तब तक नहीं आ सकती जब तक कि वो ओसामा बिन लादेन को टपका दे। जो साला बिल्कुल वैसा ही करता है और लेटर में विशुद्ध गुंडागर्दी को अमेरिकन सोल्जर बनाकर अफगानिस्तान भेज देता है। जिस लेटर को पाकर बेचारी मैगी फिर से खुश हो जाती है। तभी गोडेलाल का लैंडलाइन बजता है, जिसको वो उठाता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं बोल रही हूँ, मैगी की मम्मी विशुद्ध गुंडागर्दी, मुझे मैगी से मिलना है। जो सुनकर गोडेलाल के तो तोते, मैना, कबूतर सब उड़ जाते हैं। जिस बात को वो मैगी को बताता है तो मैगी खुशी से दे दनादन कूदने लगती है कि कल वो पहली बार अपनी मम्मी से मिलेगी। जिसमें अगले दिन दोनों विशुद्ध गुंडागर्दी के इंतजार में गली में खड़े होते हैं। मैगी कहती है, देखो वो है क्या? गोडेलाल कहता है, नहीं पता, हो भी सकती है, मैंने उसे 7 साल से नहीं देखा। तभी मैगी की नजर इस महिला पर पड़ती है, जिस पर वो इशारे में कहती है, सामने देखो सामने। गोडेलाल कहता है, नहीं यार वो तेरी मम्मी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। पर वो सरासर गलत था, क्योंकि वही विशुद्ध गुंडागर्दी थी, जिसकी तरफ मैगी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। आगे तीनों पैदल पैदल घर की तरफ जाने लगते हैं। गोडेलाल उससे पूछता है, ये बता कुतिया, तूने मुझे ढूंढा कैसे? वो कहती है, मैं न्यूयॉर्क में एक लॉ फर्म के लिए काम करती हूँ, इसीलिए तुझे ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं था। और हाँ, तूने मैगी की बहुत अच्छी परवरिश की है। गोडेलाल कहता है, अरे वाह कुतिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो डर ही गया था ये सोचकर कि ना जाने तू क्या बोलेगी। तभी मैगी पूछती है, मम्मी आपका वो जो बैटमैन दोस्त है ना, वो हरामी का बच्चा अंडरवियर बाहर क्यों पहनता है? अब इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, गोडेलाल कहता है, अरे यार तू आते ही अपनी मम्मी को परेशान करने लग गई, बाद में जवाब देगी मम्मी इसका। जिसके बाद वो तीनों घर पहुंचते हैं, जिस घर को देखकर विशुद्ध गुंडागर्दी चौंक कर लट हो जाती है कि साले इतने सारे खिलौने। पूछती है, गोडेलाल क्या ये सारे खिलौने मैगी के हैं? वो कहता है, नहीं हम दोनों के हैं।
आगे मैगी उसे फर्जी लेटर दिखाने लगती है और कहती है मम्मी इस लेटर में आपने चांद को बचाया था, इस लेटर में आपने एलियनों का पर्दाफाश किया था, इस लेटर में आपने बतख को बचाया था, वगैरह वगैरह। गोडेलाल कहता है हाँ तू हर हफ्ते मैगी के पास लेटर भेजती थी ना कि कैसे तूने दुनिया बचाई। जिसके बाद वो मैगी को सुलाकर नीचे आती है और गोडेलाल से पूछती है तूने उसे सच क्यों नहीं बताया। वो कहता है भला साली मैं उसको क्या बताता कि तेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती थी इसलिए चली गई। गुंडागर्दी कहती है तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने सचमुच बहुत अच्छा काम किया, मुझे साला विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उसे छोड़कर कैसे चली गई। जिसके बाद अगले दिन वो दोनों मिलकर मैगी को स्कूल छोड़ने जाते हैं, जहां मैगी सबको पकड़ पकड़ कर बताती है कि देखो मेरी मम्मी ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गई, देखो मेरी मम्मी अफगानिस्तान से वापस आ गई, देखो मेरी मम्मी चांद से वापस आ गई। जिसके बाद शाम के वक्त वो मैगी को समुद्र के किनारे ले जाते हैं, जहां वो अपनी मम्मी की गोद में ही सो जाती है। गोडेलाल पूछता है तूने ये तो बताया ही नहीं कि तू अब क्यों आई है, पहले क्यों नहीं आई। वो कहती है मैं इसे देखना चाहती थी, इसके बिना अब जीना मुश्किल सा होता जा रहा था। गोडेलाल कहता है अच्छा तो तू अभी भी अपने मतलब से ही आई है। वो बताती है मैं न्यूयॉर्क में किसी के साथ रहती हूँ और वो भी इसे देखना चाहता है, उम्मीद है कि तू बुरा नहीं मानेगा। गोडेलाल कहता है नहीं मैं क्या बुरा मानूंगा इसमें। जिसके बाद अगले दिन जब वो विशुद्ध गुंडागर्दी के बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रहे थे तभी वो आता है, जो कि है एक लड़की जिनका प्रकृति के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला संबंध देखकर दोनों बाप बेटी के तोते उड़ जाते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो दोनों जैसे सांस लेना ही भूल गए हों। खैर थोड़ी ही देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मम्मी की सेटिंग पूछती है मैगी तेरा पापा स्टंट मैन है तो बता वो क्या क्या करते हैं। वो कहती है मेरे पापा है ना सब कुछ करते हैं जो फिल्म के एक्टर करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। जैसे कि टॉम क्रूज जो खलीफा पर चढ़ा था ना, वो टॉम क्रूज नहीं था, वो मेरे पापा थे। लड़ाई के सीन में कोई भी शेर से लड़ने की हिम्मत नहीं करता, मेरे पापा लड़ते हैं शेर के साथ। सेटिंग कहती है अरे वाह फिर तो तेरे पापा बहुत बहादुर है। मैगी कहती है हाँ क्योंकि मेरे पिताजी का लास्ट नेम ब्रावो है। तू जानती है मेरे दादाजी को जिनका नाम जोनी ब्रावो है, उनके बेटे हैं मेरे पापा। और अपने पापा से कहती है पापा आप इन नालायकों को दिखाते क्यों नहीं कि आप कितने बहादुर इंसान हो। अगले दिन बिल्डिंग से कूदने वाला सीन होना था जिसको देखने मम्मी और मम्मी की सेटिंग भी आई थी। को डायरेक्टर मैगी से कहता है देख तेरे पापा को इंग्लिश नहीं आती तो तू जाकर उसको समझा कि वो 5वीं बिल्डिंग से कूदने की बजाय 8वीं बिल्डिंग से कूदे। मैगी कहती है काहे का डायरेक्टर है बे तू, पापा मेरे 8वीं मंजिल से नहीं टॉप फ्लोर से कूदेंगे। डायरेक्टर कहता है अरे वाह ये तो दुगनी हाइट है भाई, सचमुच बढ़िया शॉट मिलेगा, मजा आ जाएगा। तभी गोडेलाल मैगी को अपने पास बुलाता है और पूछता है वो बेवकूफ डायरेक्टर क्या बोल रहा था। मैगी बताती है कि वो कह रहा था कि पापा आपको थोड़ी सी और ऊपर से कूदना चाहिए। वो कहता है नहीं यार मैं ज्यादा से ज्यादा 4थी बिल्डिंग से कूद सकता हूँ, तू जानती है ना नीचे बहुत कम जगह है यार। जो डायरेक्टर के पास जाकर कहती है मेरे पापा ने कहा है कि वो टॉप फ्लोर से कूदने के $20,000 लेंगे प्लस PlayStation 5। वो कहता है ये महंगा तो बहुत है पर चल हुआ सौदा, डील डन। जिसके बाद गोडेलाल को एक्टर की जैसी वेशभूषा पहनाकर टॉप फ्लोर पर ले जाया जाता है, जहां से वो जैसे ही नीचे देखता है उसकी फटकर 464 हो जाती है। कहता है भगवान के लिए छोड़ दो यार, मुझे यहाँ से नहीं कूदना, ये तो बहुत ऊंची है यार। बहन के लिंडो मुझे तुम मारना ही चाहते हो तो सालो नीचे से गद्दा भी हटा दो, छोड़ दो। जो सब डायरेक्टर अपनी स्क्रीन पर देख रहा था, जिसमें वो अपने असिस्टेंट से कहता है भाई साहब क्या गजब का एक्टर है यार, ये सचमुच ये बड़ा होकर अभिषेक बच्चन बनेगा। हालांकि वो नाजायज खून है अमिताभ बच्चन का, पर ये बनेगा वही। जिसके बाद उसे ऊपर से किसी गेहूं की बोरी की तरह फेंक दिया जाता है कि चल साले नीचे जाकर सबको हाय बोल। जो देखकर गुंडागर्दी और उसकी सेटिंग दोनों डर जाती है। मैगी कहती है डर क्यों रही हो तुम यार, मेरे पापा हमेशा मौत के मुंह से वापस आ जाते हैं। जिसमें सीन कट होता है और हम देखते हैं वो बच तो गया पर उसकी मौत पर बनाई थी। आगे मम्मी और मम्मी की सेटिंग का वहां से जाने का समय हो जाता है। जो मैगी से कहती है छुट्टियों में तू हमसे न्यूयॉर्क में मिलने आ जाना अगर तेरे पिताजी सहमत हो तो। जो मैगी से गर्दन हिलाकर कहता है हाँ ठीक है चली जाना। मैगी पूछती है ये बताओ आप अपनी सेटिंग के साथ न्यूयॉर्क में रहोगी तो दुनिया भर घूम घूम कर लोगों की मदद कैसे करोगी। जिस पर वो उसको सच बता देती है कि मैं कभी चांद पर नहीं गई, कभी ऑस्ट्रेलिया भी नहीं गई, वो सब कहानियां वो सब लेटर तुम्हारे पापा मेरे नाम से तुम्हें लिखा करते थे। जो सुनकर मैगी की आंखों में पानी उतर आता है और वो अपने पापा से पूछती है आपने मुझसे झूठ बोला। वो कहता है हाँ ताकि तू अपनी मम्मी को भूल ना जाए। जिसके बाद फ्लाइट का समय हो जाता है। मैगी आखिरी बार अपनी मम्मी को गले से लगाती है और कहती है आप मुझे अपने साथ न्यूयॉर्क क्यों नहीं ले जाती कुछ दिनों के लिए। वो कहती है नहीं ले जा सकती बेटा क्योंकि तेरा स्कूल चल रहा है और तेरे बिना तेरे पापा कितने अकेले हो जाएंगे ये तो सोचो। मैगी कहती है नहीं पापा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे अपनी पूरी लाइफ पापा के साथ ही तो बितानी है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय आपके साथ बिताना चाहती हूँ। विशुद्ध गुंडागर्दी कहती है बेटा मैं तुझसे जल्द ही
मिलने आऊंगी, जो बोलकर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद घर पहुंचकर वो अपने पापा पर भड़क पड़ती है कि झूठे कमीने मक्कार, तेरी वजह से स्कूल में सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तो मुझे शक होने लगा है कि मेरे दादाजी जॉनी ब्रावो भी है कि नहीं। जिसके अगले दिन गोडेलाल घर पर होता है, तब उसके पास फैमिली कोर्ट से सम्मन आता है, क्योंकि वापस जाते ही विशुद्ध गुंडागर्दी ने मैगी को उससे छीनने के लिए यूएस कोर्ट में अर्जी डाल दी थी। कहती है, मैं कबूल करती हूँ कि मैं दोषी हूँ, मैंने अपनी बेटी को छोड़ दिया था, लेकिन मैं वो गलती अब सुधारना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि गोडेलाल ने मैगी की बहुत अच्छे से परवरिश की, उसे वो सब दिया जो वो दे सकता था, पर वो एक स्टंटमैन है, आज ना कल तो उसकी जान जरूर चली जाएगी, तब क्या होगा मैगी का। इसीलिए मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे आदमी के पास नहीं छोड़ना चाहती जो बिल्कुल ही लापरवाह हो। जज कहता है, ठीक है, तेरी बात में दम है, इसीलिए मैं कोर्ट का ट्रायल 2 हफ्ते बाद रखता हूँ। जिसमें गोडेलाल विशुद्ध गुंडागर्दी को पकड़ता है और कहता है, साली तुझे क्या हो गया है, तू मेरी बेटी को मुझसे क्यों छीनना चाहती है। वो कहती है, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है, वो मेरे साथ तेरी बजाय अधिक सुरक्षित है। जो बोलकर वो वहां से चली जाती है। जिस पर अगले दिन गोडेलाल अपने डायरेक्टर के पास जाता है और कहता है, मुझे दूसरी नौकरी चाहिए जिसमें मेरी जान को खतरा ना हो। जो उसे कुत्ते घुमाने की जॉब दिला देता है, जिस काम को वो अच्छे से नहीं कर पाता क्योंकि एक बड़े कुत्ते ने आकर उसकी ऐसी तैसी कर दी थी। जिसके बाद वो मैकेनिक का काम करता है, लेकिन वहां भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि ड्राइवर को पता ही नहीं चलता कि वो साला नीचे पाइप टाइट करने में लगा है। आगे उसे इलेक्ट्रिशियन का काम मिलता है, जिसमें घर की मालकिन उससे बिना पूछे ही लाइट ऑन कर देती है, जिसके झटके से वो वहीं लंबा लौट जाता है। मालकिन कहती है, अबे साले गोडेलाल, शाम के 5 बज चुके हैं, कब तक सोता रहेगा, निकम्मे कुछ काम भी कर ले। जिसके बाद कोर्ट की सुनवाई का दिन आ जाता है, जहां कटघरे में डायरेक्टर को बुलाया जाता है। कहता है, उस दिन गोडेलाल मैगी को बचाने के लिए 10वीं बिल्डिंग से पूल में कूद गया, वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन के। भला ऐसा कौन पिता करता है? मेरे हिसाब से कोई नहीं करता। विरोधी वकील कहता है, भाई तूने बयान तो बहुत अच्छा दिया, पर ये बता ऐसे कितने माता पिता है जो अपने 8-9 महीने के बच्चे को पूल के किनारे छोड़ देते हैं। जिसके बाद पड़ोसन को कटघरे में बुलाया जाता है। कहती है, गोडेलाल सचमुच एक बहुत अच्छा बाप है, मैंने उसका घर देखा है यार, वहाँ इतने सारे खिलौने हैं ना कि ये कोर्ट रूम भर जाएगा। और हाँ, ये बात तो मैं बताना भूल ही गई कि वो कितना तगड़ा प्लम्बर है, सचमुच यार, वो मेरी एक एक पाइप टाइट कर देता है। आगे स्कूल की प्रिंसिपल को बुलाया जाता है, जो कहती है, गोडेलाल एक अच्छा पिता है, पर वो अपनी बच्ची को कंफ्यूज रखता है असली दुनिया और फर्जी दुनिया में। माना कि मैगी के नंबर बहुत अच्छे आते हैं, पर वो बहुत बार स्कूल मिस करती है क्योंकि उसे अपने पापा के साथ स्टंट साइट पर जाना पड़ता है। जिसके बाद अपार्टमेंट के ओनर को बुलाया जाता है। कहता है, गोडेलाल सचमुच बहुत अच्छा पिता है, मैगी हमेशा उसके साथ खुश रहती है, ऊपर से गोडेलाल सभी हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करता है, पर हराम ज्यादा लिफ्ट के मेंटेनेंस के पैसे नहीं देता। मैं जानना चाहता हूँ जज साहब क्यों नहीं देता। आगे गोडेलाल को कटघरे में बुलाया जाता है। कहता है, मैंने स्टंटमैन की जॉब छोड़ दी है क्योंकि मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, पता नहीं मैं अच्छा पिता हूँ कि नहीं, पर मैगी मेरे साथ हमेशा खुश रहती है, मैं कभी भी उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं आने देता। जो बोलते बोलते वो स्पेनिश गाने के लिरिक्स बोलने लगता है कि इन चूतियों को क्या घंटा समझ में आएगा। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपनाह बेपनाह बेपनाह। जो सब जज को अच्छी तरह से समझ में आ रहा था कि उसने अभी क्या बोला। खैर थोड़ी देर बाद जज अपना हथौड़ा चलाता है और कहता है, आखिरी फैसला लेना सचमुच बहुत कठिन है, लेकिन मैगी अपने मम्मी पापा में से सिर्फ उसी के साथ रहेगी जिसको वो अच्छे से जानती है। उसके साथ ही रहेगी जो उसके लिए बहुत ऊंची बिल्डिंग से कूद भी सकता है और उसके लिए बिल्डिंग से कूदना बंद भी कर सकता है। मिस्टर गोडेलाल, आपको बच्ची की फुल कस्टडी दी जाती है, पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अब से आप अपनी जान को जोखिम में डालने वाला काम नहीं करोगे। दूसरा, कल से ही तुम्हें इंग्लिश सीखना शुरू करना होगा। तीसरा, मैगी को रेगुलर बेसिस पर स्कूल भेजना होगा, 9 छुट्टियां। जो सुनकर विशुद्ध गुंडागर्दी तो जैसे टूट ही जाती है, पर इस कुतिया का टूटने का हक बनता नहीं है, साली किस मुंह से मैगी को मांगने आ गई है। खैर जज गोडेलाल को अपने पास बुलाता है और कहता है, भाई अपनी पड़ोसन के पाइप की चूड़ियां थोड़ी कम टाइट किया कर, कंट्रोल कर भाई, कंट्रोल कर। सेटिंग विशुद्ध गुंडागर्दी से कहती है, साला मुझे विश्वास ही नहीं है कि मैगी उसी का खून है। जो सुनते ही उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है, तो वो कोर्ट के आदेश पर उसका डीएनए टेस्ट करवाती है। जिस टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है, मतलब कि गोडेलाल मैगी का बायोलॉजिकल फादर नहीं है। जो सुनते ही तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है कि उसने 7 साल तक एक ऐसी बच्ची की परवरिश की जो उसकी थी ही नहीं, क्योंकि विशुद्ध गुंडागर्दी उस समय किसी के साथ भी मुंह काला करवा लिया करती थी। आगे गोडेलाल मैगी की अटैची पैक करता है, जो उसको कूदकर गले से लगा लेती है और धाए धाए करके रोती है। विशुद्ध गुंडागर्दी कहती है, मैगी मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही हूँ, जल्दी करके आना।
लेकिन जब उसे नीचे खड़े खड़े काफी देर हो जाती है और मैगी नहीं आती तो वो पुलिस वाले को लेकर ऊपर आती है, जहां गोडेलाल और मैगी दोनों ही नहीं थे, क्योंकि वो तो पीछे के रास्ते से वहां से फरार हो गए थे। जिन दोनों को ढूंढने के लिए वो पुलिस वालों से गुहार लगाती है, लेकिन वो मैक्सिको में बिना परमिशन के एंट्री नहीं ले सकते थे। कहते हैं तुम्हें क्या लगता है गोडेलाल इतना बेवकूफ होगा कि वो मैक्सिको में अपने किसी जान पहचान वाले के पास जाएगा ताकि हम उसे धर दबोचें? लेकिन हाँ, वो उतना ही बेवकूफ था, क्योंकि वो कटी पतंग के यहाँ पहुंचता है, जो उसे देखते ही खुश हो जाती है और गले से लगा लेती है। फिर वो मैगी से कहती है, अरे बाप रे, तू तो बड़ी हो गई और प्यारी भी हो गई। गोडेलाल मैगी को उसके दादाजी की कब्र दिखाने ले जाता है और कहता है, देख सच में तेरे दादाजी जोनी ब्रावो ही थे, जो कि एक मशहूर स्टंटमैन थे। वो कहती है, मुझे सदा अफसोस रहेगा कि मैं कभी अपने दादाजी से नहीं मिली, उनसे कभी फोन पर भी बात नहीं की। उधर विशुद्ध गुंडागर्दी डायरेक्टर की गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, चल बता साले वो दोनों कहाँ गए हैं, क्योंकि मुझे पता है तू जानता है। डायरेक्टर कहता है, अबे साली गत्ते फूक कर नशे करने वाली, मैंने बोल दिया ना मुझे नहीं पता तो नहीं पता। गुंडागर्दी कहती है, अबे साले तू हालात की गंभीरता को नहीं समझ रहा, उसने एक ऐसी बच्ची को किडनैप किया है जो उसकी है भी नहीं। अगर तू गोडेलाल को अपना दोस्त मानता है ना तो उसकी भलाई के लिए मुझे बता कि वो कहाँ है। डायरेक्टर कहता है, अबे कुतिया, जब मैं जानता ही नहीं हूँ कि वो कहाँ है तो मैं तुझे बताऊं कैसे, और हाँ, अगर मुझे पता भी होता ना तो भी मैं तुझे नहीं बताता। जो सुनकर सेटिंग को गुस्सा आ जाता है तो कहती है, साले तू बहुत पछताएगा, तू जानता भी है तेरी इस गलती का क्या परिणाम निकलेगा, बेवकूफ साले। डायरेक्टर कहता है, तुझे सच जानना है ना कुतिया, तो सुन। बेवकूफ उसे कहते हैं जो गोडेलाल था, जो पिछले 4 साल से हर सुबह उठता है इस डर से कि शायद ये दिन उसका आखिरी दिन होगा। जो सुनकर सेटिंग और सेटर दोनों सन्न रह जाते हैं कि ये साला क्या ट्विस्ट आया। गोडेलाल कहता है, जिंदगी में धक्के तो लगते रहेंगे, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे पिताजी मुझसे क्या चाहते थे। मुझे निडर बनाना उनका ये बताने का तरीका था कि वो मुझसे प्यार करते थे। मैंने मैगी के साथ रहकर ये सीखा कि 7 साल 70 साल के बराबर भी हो सकते हैं या फिर 700 साल के बराबर भी। किसे पता था मेरे द्वारा दिया गया $10 टैक्सी का भाड़ा मेरी अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगा। मेरे लिए मैगी को कई घंटों तक लगातार खेलते हुए देखते रहना ऐसा है जैसे कि किसी परी का मेरे जीवन में आना। उसे देखता देखता ये सोचता रहता हूँ कि कहीं खेलते खेलते उसकी पतली पतली टांगे टूट ना जाए, जो सब लंबे समय तक नहीं चलता। लेकिन अब इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसी के लायक था। आखिरकार डॉक्टर की भविष्यवाणी सच साबित हुई और मैगी मेरी गोद में ही सोती सोती चली गई। मैंने आलतू जलालतू भी किया, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। जिंदगी में मैं 2 लोगों का हमेशा कर्जदार रहूंगा। एक मेरे पिता, जिन्होंने मुझे आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार किया, उनका सामना करना सिखाया, और दूसरी मैगी, जिसने मुझे बिना तैयार हुए कठिनाइयों का सामना करना सिखाया, जो अब शायद पक्का अपने दादाजी की बाहों में खेल रही होगी।